हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो जैसे आप सबको पता होगा कि यूपी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का वैकेंसी आ गया है। ठीक है। तो जैसे हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो जो भी बीटेक के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छा मौका है क्यों कि आप यूपी पीएससी के थ्रू जो यूपी टेक्निकल पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो वैकेंसी है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बस आपका बेसिक क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए और क्या क्या स्ट्रीम में बीटेक होना चाहिए वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो जैसा आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट देते वो ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो गया है। जैसा आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9 को तो एप्लीकेशन आपका ऑलरेडी चालू हो गया है, जो कि आपका 2 दिसंबर को ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट आपका है 2 जनवरी। ठीक है। तो 2 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको 9 जनवरी 9 जनवरी तक आपको कुछ करेक्शन या मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको मेनली आप देखिएगा ये आप यूपीपीएससी आपका ये एग्ज़ाम करवा रही है पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का, जिसको ये यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज करके करवाता है। ठीक है। जो ये आपका इनडायरेक्टली आपका ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर ही हुआ है। ठीक है। इसी को ये यूपीपीएससी आपको यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विस एग्जाम से करके करवाता है। तो इसके लिए पहले आप अप्लाई यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको वो टी आर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप ओ टी आर रजिस्ट्रेशन करने के लिए OTR.Pariksha.NIC.in में जाकर आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इनके हिसाब से आपको OTR रजिस्ट्रेशन 72 आवर्स से पहले करना है। ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर मैं फॉर्म 11 11 दिसंबर का अगर मैं फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपका OTR 8 दिसंबर को ही हो जाना चाहिए, 3 दिन पहले ही। ठीक है। जैसा अगर आप आज OTR क्रिएट करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग आपको 12 दिसंबर, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप 9 दिसंबर को इंश्योर कर लीजिएगा, आप अपना OTR कंप्लीट कर ले। OTR जो होता है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब ये ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर आप एक बार OTR रजिस्ट्रेशन कर लेंगे यूपीपीएससी के पोर्टल पे, जो आपका OTR.Pariksha.NIC.in में, तो वो जो भी वैकेंसी आप अप्लाई करेंगे यूपीपीएससी के थ्रू जो भी हो रहा है सब में वही OTR आपका चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका पहले से OTR है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट के पास पहले से ही यूपीपीएससी के साइट पे और परीक्षा NIC.in में अगर आपका पहले से OTR बना हुआ है तो उससे आपका काम हो जाएगा। जो पहली बार यूपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आप ये फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो हर 1-2 दिन में हम ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं उसका हम लोग एक लाइव फिल करके हम एक अपलोड करेंगे वीडियो। ठीक है। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी में कितने पोस्ट आए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ग्रेड पे क्या होगा इसका, और क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो जैसा आपको बताया हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो गया है और इसका लास्ट डेट है 2 जनवरी। तो 2 जनवरी से पहले आप इंश्योर करिएगा, आप ये फॉर्म फिल कर लें। और उसके बाद अगर पहली बार यूपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हो तो आप पहले OTR रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी OTR रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर में आ सकते हैं। ठीक है। तो जैसा अकॉर्डिंग टू आपका एडवर्टाइजमेंट, ये फॉर्म फिल करने का आपको 4 स्टेजेस होता है। ठीक है। पहला OTR रजिस्ट्रेशन, जिसके पास है वो ये स्टेप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद वो जिसके पास पहले से OTR है वो डायरेक्टली सेकंड स्टेज में चले जाएंगे। सेकंड स्टेज में आपको एप्लीकेशन फिल करना है, जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और कुछ बेसिक डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से सब आपको फिल करना होगा। उसके बाद आप डायरेक्टली तीसरा स्टेप में चले जाएंगे, जिसमें आप एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे। उसके बाद आप चौथा स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका चौथा स्टेप है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी भी ऑनलाइन होगा, जो कि पेमेंट गेट पे होगा, उससे आपका एग्जामिनेशन फ़ी पे करना होगा। ठीक है। तो अगर आप एग्जामिनेशन फ़ी में आएंगे, तो अगर आप अनरिजर्व्ड है या EWS में आते हैं या आप OBC में आते हैं, तो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी होगा वो आपका 200 और प्लस ₹25 का प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। ये आजकल बहुत सारे फॉर्म्स में नया चालू हुआ है। पहले तो हम लोगों का ये होता था कि सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ी होता था, लेकिन आजकल ये है कि एग्जामिनेशन फ़ी के साथ साथ एक प्रोसेसिंग फ़ी भी लग रहा है। ठीक है। तो अनरिजर्व्ड
जैसा यूआर है या आपका ओबीसी है या आपका ईडब्ल्यूएस है, तो इन तीनों के लिए फ़ी कॉमन है। 200 रुपये एप्लीकेशन, 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी और 25 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी है। टोटल आपको 225 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ी 80 रुपीज़ होगा और प्रोसेसिंग फ़ी 25। तो आपका यहाँ पे SC या ST कैटेगरी से है तो आपको 105 रुपये का टोटल फ़ी लगेगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको कोई फीस नहीं लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना पड़ेगा जो कि आपका 25 रुपये रहेगा। ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको फिर से 80 + 25 जो कि आपका 105 रहेगा। ठीक है। बस पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपको कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं लग रहा है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग फ़ी आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। और याद रखिएगा एग्ज़ाम UPPSC करवा रहा है तो पेपर तो 2 पेपर में तो करवाएगा ही, पेपर 1 और पेपर 2। वो क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो आपका टोटल वैकेंसीज उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, 513 पोस्ट है। टोटल टोटल आपका 513 वैकेंसी है। और एंट्री लेवल अगर आप जा रहे हो तो आपका जो लेवल होगा वो लेवल 9 ये होगा। ठीक है। आपका जो पे लेवल होगा वो 9 ये होगा, जो कि आपका बेसिक सैलरी होगा इसमें 56,100। ठीक है। 56,100 आपका बेसिक सैलरी रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद अब अपन अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अगर हम देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में देखिए आपका यहाँ पे 2 लेवल्स में, जो आपको अभी मैं बोला हूँ 9 ये लेवल 9 ये आपका एंट्री लेवल है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी मिलेगा वो आपका 56,100 होगा। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा लेवल है जो कि आपका लेवल 10 है, इसमें आपको बेसिक सैलरी जो मिलेगा वो 57,700 रहेगा। ठीक है। लेकिन दोनों में क्वालिफिकेशंस का थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपके पास सिर्फ बीटेक है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीटेक है तो आप एंट्री लेवल में आएंगे, स्टार्ट जो आपका डायरेक्ट लेवल 9 में आएंगे। और अगर आपके पास बीटेक प्लस एमटेक है, अगर आपके पास बीटेक भी है और उसी स्ट्रीम से एज पर वैकेंसी वो सेम डिसिप्लिन में मांग रहा है, अगर आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल में है तो आपका एमटेक भी इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। ठीक है। शायद इंटर डिसिप्लिनरी अलाउ नहीं करेंगे, जैसा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि बैचलर्स एंड मास्टर डिग्रीज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है। तो जिसमें आपका बीटेक है उसी में आपका एमटेक होना चाहिए। अगर आपका बीटेक और एमटेक दोनों अगर आपका है तो तब आप लेवल 10 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप डायरेक्टली लेवल 10 के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीटेक है तो आप सिर्फ और सिर्फ लेवल 9 ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 10 में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सेम ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है, सेम वैसे आर्किटेक्चर के लिए भी बी आर्क है तो आप लेवल 9 में जा सकते हैं, 9 ए में। अगर बी आर्क और मास्टर डिग्री है भी है तो आप इसमें जा सकते हैं। और अगर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट में जाना है आपको, ठीक है, ठीक है, आप इसमें भी 2 लेवल है। आपके पास अगर सिर्फ बीटेक है तो आप 9 ए में जाएंगे, बीटेक प्लस एमटेक है तो आप लेवल 10 में जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी है, वो आपको वैकेंसी में क्लियरली दिख रहा है। इसमें भी आपको बैचलर्स और मास्टर्स ही होगा। बैचलर्स सिर्फ बैचलर्स है तो लेवल 9 ये, अगर बैचलर्स और मास्टर्स दोनों है तो आप लेवल 10 में जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद इधर आपका एज, अगर आप इधर आप ये देखेंगे ग्रेड और पॉइंट कन्वर्जन, तो अगर आपका CGP अगर आपका 6.25 है तो आपका 55% में कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका CGP है 6.75 है तो आपका 60%। अगर आपका CGP है 7.25 है तो वो आपका 65% में चला जाएगा। 7.75 है तो आपका 70%। अगर आपका CGP है 8.25 है तो आपका वो 75% में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप एज लिमिट में आएंगे, आपका जो मिनिमम एज होगा वो आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और आपका मैक्सिमम जो एज होगा वो आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। मतलब आप 40 ईयर्स, अगर आप अनरिजर्व्ड या या EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका एज लिमिट जो होगा वो मैक्सिमम 40 ईयर्स के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। जैसा आप अगर SC या ST कैटेगरी से है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अपर लिमिट आपका 45 रहेगा। ठीक है। OBC का ऐसा कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अच्छा, शायद अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाई 5 फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC और अदर OBC। हाँ, OBC के लिए भी 5 साल का दिया है। ठीक है। SC ST और OBC के लिए 5 साल का दिया है। ठीक है।
बाकी अनरिजर्व के लिए अपर लिमिट सिर्फ और सिर्फ 40 ईयर्स रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका यूपी का वैकेंसी है, तो जो भी आपका कैटेगरी है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तभी आपका अप्लाई होगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में, कोई भी कैटेगरी हो आपका, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तभी आपका कैटेगरी कंसिडर हुआ होगा। अगर नहीं बिलोंग करते तो आप यूआर में कंसिडर किया जाएंगे, और एज लिमिट और बाकी जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है सब आपका अनरिजर्व का ही अप्लाई होगा। आपको मेरिट कट ऑफ भी एज पर अनरिजर्व ही निकालना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन है तो उनको 15 ईयर्स तक का एज, जैसे आप लिखता है आपका एज लिमिट विल बी ग्रेटर बाई 15 ईयर्स फॉर फिजिकली हैंडीकैप। अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो आपका 15 साल तक एज लिमिट होगा आप पर, मतलब वो लोग 55 ईयर्स तक जा सकते हैं शायद। एंड देन अगर आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आर्मी से रिटायर किए हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, एज लिमिट में, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे अभी, ठीक है। इसमें देखिएगा, इस एग्ज़ाम में आपका इंटरव्यू भी होगा, ये चीज़ आप भूलिएगा मत, क्योंकि आपका रिटन टेस्ट भी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में सिर्फ वही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, ठीक है। और और उस समय आपको एक फॉर्म मिलेगा वाइवा वॉइस टेस्ट का, वो फॉर्म आप फिल करके लाएंगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और टू अटेस्टेड, तो जितने भी कॉपी ले जाएंगे सब अटेस्टेड फोटो कॉपी रहेंगे, ठीक है। ये सब आपको रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो वैकेंसी है आप इसमें गेजिटेड ऑफिसर बनोगे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जैसे आप यूपी क्योंकि आप लेवल 9 है या 10 में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक गेजिटेड ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। गेजिटेड है आप भाई, आप ग्रीनिंग से साइन करने वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप और देखेंगे तो आपका जो भी कैटेगरी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं का माना जाएगा जो यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी से बाहर है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कंसिडर नहीं करा जाएगा और आप अनरिजर्व में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे, जैसा आपको मैं पहले ही बोला था कि आपका 2 पेपर होंगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट डे तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न में आपका 2 पेपर होंगे। आपके एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप पेपर 1 में देखोगे तो पहला पेपर में आपको पहला रहेगा सामान्य हिंदी, क्योंकि यूपी में एग्ज़ाम है तो हिंदी तो आपको आना चाहिए। तो आपका पेपर 1 में हिंदी रहेगा, जो कि जिसमें आपका 25 क्वेश्चन होंगे और एक एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, ठीक है। एक एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, तो कुल मिला आपका ये टोटल हो गया 75 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद इसी पहला पेपर में दूसरा पार्ट जो होगा, मतलब पहला पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका सामान्य हिंदी है, जो जिसमें आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपका 75 मार्क्स का हिंदी आएगा। और बाकी आपका आपका जो कोर सब्जेक्ट है, अगर आप मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से हो तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपका कोर ब्रांच होगा उसके मार्क्स उसका क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो आपको 300 हो जाएगा। तो टोटल आपका पहला पेपर 375 मार्क्स, 375 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे 2.30 -2.30 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका इस यहाँ पे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकंड पेपर देखोगे, ठीक है, अगर आप सेकंड पेपर देखोगे, एक मिनट, अगर आप सेकंड पेपर देखोगे, सेकंड पेपर में भी अगर आप देखोगे तो जनरल स्टडीज रहेंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन, जो कि आप जैसा आप हिंदी है वैसे यहाँ पे सेकंड पेपर में आपका जनरल स्टडीज रहेंगे। 25 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 मार्क्स का जनरल स्टडीज होगा। और फिर से आपका कोर सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर का, ठीक है। तो जैसा आप देखोगे तो पेपर 1 टोटल आपका 375 होगा, जिसमें 75 मार्क्स हिंदी का होगा, बाकी 300 मार्क्स तो क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होंगे। सेम वैसे पेपर 2 भी आपका 375 मार्क्स का होगा, जिसमें 75 मार्क्स आपका जनरल स्टडीज़ का होगा, 300 मार्क्स आपका बाकी आपका कोर सब्जेक्ट का होगा। टोटल आपका 750 आपका हो जाएगा
पेपर वन और रिटर्न एग्जाम का, तो टोटल आपका रिटर्न एग्जाम का 750 मार्क्स का पेपर हो, 750 मार्क्स का आपका रिटर्न पूरा रिटर्न रहेगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको 2.30 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे आपका टोटल 850 मार्क्स का होगा। और जो फाइनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट का जो मेरिट लिस्ट बनेगा सिलेक्शन के लिए, वो मेरिट लिस्ट आपका 850 के बेसिस पे रहेगा। तो ये याद रखिएगा, आपको रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा, ठीक है। और इंटरव्यू उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिनका रिटर्न में कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आया हो, वो कट ऑफ डिसाइड होगा एज पर कैटेगरी। तो ध्यान रखिएगा, दो पेपर होंगे, एक एक पेपर 375 का। पहला पेपर में हिंदी 75 मार्क्स का और 300 मार्क्स का आपका सब टेक्निकल होगा। और दूसरे में भी आपका 300 नंबर का टेक्निकल होगा और 75 का जनरल स्टडीज। टोटल आपका रिटर्न 750 होगा। इसी 750 के बेसिस पे इंटरव्यू को बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को। और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल 850 होगा। इस 850 के बेसिस पे ही 850 के बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वैकेंसी में आएंगे, अगर आप सिलेबस में आएंगे, तो सामान्य हिंदी का सिलेबस ये रहेगा, जिसमें आपको हिंदी वर्ण विचार ये सब रहेंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कन्वर्ट करना, और ये सारा आपको हिंदी में रहेगा, ठीक है। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको मैं इस नोटिस PDF का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप जनरल स्टडीज में देखेंगे, आपका हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगा, करंट इवेंट्स रहेगा, ठीक है। ये सब आपके जनरल स्टडीज में रहेगा। तो हिंदी ध्यान दीजिएगा, हिंदी टोटल 75 मार्क्स का, जनरल स्टडीज आपका 75 मार्क्स का रहेगा। दो, एक पेपर में हिंदी और एक पेपर में जनरल स्टडीज। उसके बाद आपका जो रहेगा, आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल पेपर वन का सिलेबस, पेपर टू का सिलेबस अलग अलग दे रखा है, ठीक है। जैसा मैं हम लोग मेजरली इलेक्ट्रिकल के हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखेंगे सिलेबस, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखोगे, मैकेनिकल का पेपर वन पेपर टू दे रखा है, सेम वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिकल का देखेंगे, तो ये इलेक्ट्रिकल का पेपर वन का सिलेबस है, और ये नीचे आपका पेपर टू का सिलेबस है, ठीक है। तो कुल मिला के देखेंगे तो पूरा गेट का सिलेबस ये लोग अप्रॉक्सीमेटली उठा के यहाँ रख दिए है, ठीक है। तो पूरा आपका गेट का जितना भी सिलेबस है, पूरा सिलेबस उठा के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना सिलेबस देख सकते हैं, मैं ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आएंगे, ये अलग अलग ब्रांचेस का दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस का दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे पेजेस है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि कैटेगरी सब्जेक्ट, मतलब डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट बोला है, डिपार्टमेंट वाइज कितने कितने वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे जो इस समय आपको बोला था, हमारा टोटल जो है, ठीक है, 513 पोस्ट है, ठीक है। टोटल हमारा 513 है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके मैकेनिकल में है। तो मैकेनिकल में जितने भी लोगों को लेक्चरर बनना है जल्दी बन सकते हो। मैकेनिकल में टोटल 140 पोस्ट है, जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, ठीक है, इसमें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में है, जो कि 52 पोस्ट है। सॉरी, उसके बाद और भी है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सबसे पहले मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 77 है, सिविल में 62 है, और इलेक्ट्रिकल में 52 है, ठीक है। तो एक बार मैं एड्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पोस्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल में 140 सीट है, 140 वैकेंसीज है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में 52, सिविल में 62, इलेक्ट्रॉनिक में 77, केमिकल में 14, कंप्यूटर साइंस में 43, पेंट में 3, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में 1, टेक्सटाइल ये मत सोचना है कि ये इसका इनटेक भी कम रहता है बच्चों का इन सब्जेक्ट्स में। फूटवेयर में 3, टेक्सटाइल में 1, लेदर में 1, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल में 1, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट में 10। उसके बाद नॉन आर्किटेक्चर में 6, और नॉन टीचिंग अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में 24,
और केमिकल में, केमिस्ट्री में 21, मैथ में 18 और सी मैथ में 32 और इंग्लिश में 18। ठीक है, तो टोटल आपका 513 है भाई। यहाँ आप देखोगे तो इन जो भी बीटेक पास होते हैं या बीटेक और एमटेक दोनों पास है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैकेनिकल वालों के लिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 140 वैकेंसीज है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूरा यूपी पीएससी के थ्रू जो यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का एडवर्टाइजमेंट है उसका डिटेल्स है। ठीक है, तो जल्दी हम लोग इसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसका वीडियो भी हम जल्दी बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।